वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द ड्रीम यानी ख्वाब। ये पोएम 3 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है और हर स्टेंजा 10 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, डियर लव, ए मेरी महबूबा, ए मेरी मोहब्बत, फॉर नथिंग लेस दैन दी मीन्स यू, यानी तुमसे कमतर कोई भी शख्स अगर होता तो मैं उसके लिए ना करता, क्या ना करता, वुड आई हैव ब्रोक, मैं ना तोड़ता दिस हैप्पी ड्रीम, अपने खुशगवार ख्वाब को। यानी पोइट कहता है कि ए मेरी बिलव्ड, ए मेरी महबूबा, मैं एक खुशगवार ख्वाब एंजॉय कर रहा था, अचानक तुम आ गई, इसलिए मैं बेदार हो गया, मैंने अपने ख्वाब की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगर तुम्हारे अलावा तुमसे कोई कमतर शख्स कोई और आता तो मैं उसकी खातर कभी भी अपने ख्वाब की कुर्बानी ना देता, मैं उसके लिए अपना ख्वाब ना तोड़ता। क्यों ना तोड़ता? इट वॉज़ अ थीम फॉर रीज़न, क्योंकि जो मेरा ख्वाब है, इट से मुराद है उसका ड्रीम यानी उसका ख्वाब, क्योंकि जो मेरा ख्वाब है इसका मौजू अक्ल हिकमत और दानाई पर मबनी था। मच टू स्ट्रॉन्ग फॉर फैंटेसी, और ये अफसानवी किस्से और कहानी से कहीं ज़्यादा मजबूत था। देयरफॉर, इसलिए दाओ वाक्डस्ट मी वाइजली, इसलिए तुम बड़ी अक्लमंदी और हिकमत व दानाई से मेरे पास चली आई। येट माई ड्रीम दाओ ब्रोकस्ट नॉट, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ख्वाब को नहीं तोड़ा, बट कंटिन्यूड इट, बल्कि इसे जारी ही रखा है। क्यों जारी रखा है? इसका मतलब है कि पोइट पहले भी अपनी बिलव्ड के बारे में ही ख्वाब देख रहा था, और जब वो आई तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, तो इससे उसका ख्वाब टूटा नहीं बल्कि वो जारी रहा। दाओ आर्ट सो ट्रू, तुम इतनी सच्ची हो, दैट थाट्स ऑफ दी सफाइस, कि तुम्हारे जो ख्यालात और तसव्वुरात हैं वो काफ़ी हैं। किस चीज़ के लिए? टू मेक ड्रीम्स ट्रूथ, ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए। तुम इतनी सच्ची हो कि तुम्हारे तसव्वुरात जो हैं वो ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए काफ़ी हैं। एंड फेबल्स हिस्ट्रीज़, और अफसानवी किस्सों को तारीख़ बनाने के लिए काफ़ी हैं। यानी तुम्हारे तसव्वुर करने से ही ख्वाब हकीकत का रूप धार लेते हैं और अफसानवी कहानियाँ एक ठोस और कती तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। एंटर दीज आर्म्स, मेरी बाहों में चली आओ, फॉर सिंस दाओ थाट्स इट बेस्ट, क्योंकि तुमने बेहतरीन बात सोची थी। नॉट टू ड्रीम ऑल माई ड्रीम, मेरा जो ख्वाब है इसको महज ख्वाब मत रहने दो। लेट्स एक्ट द रेस्ट, जो बाकी ख्वाब बच गया है उसको अब हम अमल दरामद करते हैं, उस पर अमल दरामद की तरफ आते हैं। यानी वो कहता है कि मैं ख्वाब में भी तुम्हें अपनी बाहों में लेकर बैठा था और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता था, अब तुम आ गई हो, इसलिए अब तुम मेरे ख्वाब को बाकायदा तौर पर उसकी तकमील करो, और बाकायदा हम उसको लव मेकिंग करते हैं और इसको हकीकी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है, एज़ लाइटनिंग, यानी आसमानी बिजली की गरज या चमक से, और अ टेपर्स लाइट, या एक कैंडल या मोमबत्ती की रोशनी से, दाइन आइज़, बल्कि तुम्हारी आँखों से, एंड नॉट दाई नाइस वेक्ड मी, और ना ही तुम्हारे शोर ने मुझे जगाया है। वो कहता है ना तो आसमानी बिजली की चमक या कड़क ने मुझे जगाया है, ना ही मोमबत्ती की रोशनी ने मुझे बेदार किया है, और ना ही तुम्हारी आवाज़ से मैं बेदार हुआ हूँ, बल्कि मैं तो महज तुम्हारी आँखों की चमक से बेदार हो गया हूँ। जैसे ही तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई, तुम्हारी आँखों से एक ऐसी चमक निकली जो कि जब मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं बेदार हो गया। येट आई थॉट दी, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। फॉर दाओ लव्स्ट ट्रूथ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। एन एंजल, एक फ़रिश्ते की मानद, तुम्हारी मोहब्बत फ़रिश्ते की मानद सच्ची है। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में जब मैंने तुम्हें देखा। बट व्हेन आई सॉ दाओ सास्ट माई हार्ट, जब मैंने पहली नज़र तुम्हारे चेहरे पर डाली तो मुझे महसूस हो गया कि तुम मेरे दिल की गहराइयों तक पहुँच चुकी हो और तुम मेरे दिल के राज जान रही हो। एंड न्यूज़ड माई थाट्स, और तुम मेरे ख्यालात से भी आगाह हो, यानी उसके दिल में भी उसने झांक लिया है और उसके जहन में भी उसने झांक लिया है, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे दिलो दिमाग यानी मेरे दिल और मेरी सोचों से आगाह हो। बियॉन्ड एन एंजल्स आर्ट, बल्कि तुम तो एक फ़रिश्ते की सलाहियत से भी बालातर हो, यानी ये दिलो दिमाग की सोचों, एहसासात और फीलिंग्स के बारे में जानना ये फ़रिश्तों के बस का काम भी नहीं है, लेकिन तुम ये काम करती हो, इसलिए तुम्हारी सलाहियत फ़रिश्तों से भी ज़्यादा है, क्योंकि तुमने मेरे दिल की हालत को जान लिया था और तुम मेरी सोचों से आगाह हो गई थी।
व्हेन दाउ न्यूस्ट व्हाट आई ड्रीम्ड, यानी जब तुमने जान लिया कि मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ। व्हेन दाउ न्यूस्ट, जब तुमने जान लिया। व्हेन एक्सेस ऑफ जॉय, कि खुशी की जो कसरत है, वुड वेक मी, मुझे जगा देगी। एंड केम्स्ट देन, और फिर तुम मेरे पास चली आई, यानी तुमने मेरे बारे में जब सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में ही ख्वाब देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, मेरी थॉट्स सिर्फ तुम्हारे बारे में है। जब तुमने मेरे दिल की गहराई में जाकर देख लिया कि जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं खुश हो जाऊँगा और मैं तुम्हारे बारे में ही ख्वाब देख रहा हूँ, तो तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हुए मेरे पास चली आई। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, मुझे ज़रूर इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए। इट कुड नाट चूज़ बट बी प्रोफेन, कि ये तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन होगी कि अगर मैं किसी और चीज़ को चुनूँ। टू थिंक दी एनी थिंग बट दी, अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचूं तो ये तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन होगी और मैं इस चीज़ का बरमला एतराफ़ करता हूँ। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में वो कहता है कमिंग, तुम्हारा मेरे पास चली आना। एंड स्टेइंग, और मेरे पास क़याम पजीर होना। शोड दी, इसी से तुम्हारे वजूद का पता चलता है, तुम्हारे वजूद और तुम्हारी शख्सियत का इसी बात से मुझे इल्म होता है कि तुम जब मेरे पास आती हो और क़याम पजीर होती हो। दी बट राइजिंग मेक्स मी डाउट, लेकिन जब तुम मेरे से रवाना हो जाती हो, रुखसत हो जाती हो, मेरे पास से उठकर चली जाती हो, तो ये चीज़ मुझे शक व शुबा में मुब्तला कर देती है। दैट के नाउ दाओ आर्ट नाट दाओ, कि तुम नहीं हो, यानी तुम मोहब्बत करने वाली और मेरी बिलव्ड नहीं रही, बल्कि शायद तुम बेवफा हो गई हो जो कि तुम मेरे पास से उठकर चली गई हो। दैट लव इज़ वीक वेयर फियर्स इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ही से मुराद है लव, यानी जहाँ मोहब्बत और खौफ एक दूसरे के बराबर ही ताकत इख्तियार कर लें, यानी जहाँ खौफ उतना ही ताकतवर हो जाए जितनी की मोहब्बत है, तो वहाँ मोहब्बत कमज़ोर हो जाती है, यानी खौफ मोहब्बत को कमज़ोर कर देता है। टिस नॉट ऑल स्पिरिट प्योर एंड ब्रेव इफ़ मिक्सचर इट ऑफ फियर शेम ऑनर है, यानी अगर मोहब्बत के अंदर खौफ, शर्म हया और इज़्ज़त को शामिल कर दिया जाए तो जो मोहब्बत है ये अपना जज्बा, खालसियत और बहादुरी को ख़त्म कर देती है, यानी शर्म, इज़्ज़त और खौफ के आने से मोहब्बत में से जज्बा, इखलास और बहादुरी या बेबाकी ख़त्म हो जाती है। पर चांस एज टार्चेस विच मस्ट रेडी बी, जिस तरह के दिए या चिराग को चेक करने से पहले, यानी उसको जलाने से पहले उसकी सालमियत को चेक करने के लिए मैं लाइट एंड पुट आउट, लोग इसको कभी जलाते और कभी बुझाते हैं ताकि इस दिए को चेक किया जा सके। तो इसी तरह से अगर मोहब्बत को परखने के लिए, मोहब्बत को जांचने के लिए खौफ, शर्म और इज़्ज़त का सहारा लिया जाए तो इसकी खालसियत, इसका जज्बा और इसमें से बहादुरी और बेबाकी ख़त्म हो जाती है। सो दाओ डील्स विद मी, इसी तरह से तुम्हारा भी मेरे साथ यही मामला है। दाओ कीम्स टू किंडल, तुम मेरे पास मुझे रोशन करने के लिए, मुझे मुनव्वर करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए आती हो। गोस्ट टू कम, और अगर तुम जाती हो तो सिर्फ तुम इसलिए जाती हो कि तुमने दोबारा वापस आना होता है, तुम आने के लिए ही जाती हो। देन आई विल ड्रीम दैट होप अगेन, फिर मैं इसी उम्मीद के साथ दोबारा ख्वाब देखता हूँ, दोबारा मैं इसी उम्मीद के साथ तुम्हारे बारे में ख्वाब देखना शुरू कर देता हूँ कि जैसा कि अब भी मैं तुम्हारे बारे में ख्वाब देख रहा था तो तुम मेरे पास हकीकत में चली आई। ये सोचकर जब तुमने मेरे दिल की हालत को देखा और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरा दिल कब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगा, तो तुम्हें खुद ही जवाब मिल गया कि जब तुम मेरे पास आओगी तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो तुम मेरे ख्वाब को तोड़ने के लिए मेरे पास आ गई, जो कि ख्वाब टूटा नहीं बल्कि जारी हो गया था। तो अब दोबारा मैं इसी उम्मीद के साथ ख्वाब देखता हूँ जिसमें तुम होगी। ये उम्मीद के साथ तुम्हारे ख्वाब देखूँगा कि अब दोबारा फिर तुम मुझे बेदार करने के लिए आ जाओगी और जो मेरा ख्वाब है वो टूटेगा नहीं बल्कि तुम्हारे आने से बरकरार रहेगा। बट एल्स वुड डाई, लेकिन अगर इसके बरक्स हो गया, अगर कुछ और हो गया, यानी अगर तुम ना आई, तुमने मेरे ख्वाब को तोड़ने के लिए या मेरे ख्वाब को हकीकत का रूप धारने के लिए ना आई, तो क्या होगा? वुड डाई, इससे मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी
पोइट की ज़िंदगी सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि अगर उसको ख्वाब से बेदार करने के लिए हकीकत में उसकी बिलव्ड आ जाए जिसके वो ख्वाब देख रहा था, लेकिन इसके बरक्स अगर वो नहीं आती तो इससे पोइट की मौत वाक़ई हो जाएगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी ए सी सी डी डी ई ई, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि फिफ्थ और सिक्स्थ लाइंस आपस में, सेवन्थ और एट्थ आपस में और नाइन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है दी और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फैंटेसी। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रीम और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है थीम। इसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड येट, सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड इट, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड सफाइस और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड हिस्ट्रीज, नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड बेस्ट और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड रेस्ट। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में लाइट, साइट, मी, दी, हार्ट, आर्ट, व्हेन, देन, बी, धी। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में दी, ही, नाउ, दाउ, ब्रेव, हैव, बी, मी, आई, डाई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव और लेस ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन देन, दी, लाइन नंबर 2 में हैव, हैप्पी, लाइन नंबर 4 में फॉर, फैंटेसी, लाइन नंबर 5 में देयरफॉर, दाउ, लाइन नंबर 5 में अगेन वाकडेस्ट, वाइजली, लाइन नंबर 6 में ब्रॉक्स्ट, बट, लाइन नंबर 7 में दाउ, दैट, दी, लाइन नंबर 8 में टू, ट्रूथ्स, लाइन नंबर 9 में दीज, दाउ, लाइन नंबर 12 में दाइन, दाए, लाइन नंबर 12 में अगेन नॉट, नॉइस, लाइन नंबर 14 में फार, फर्स्ट, लाइन नंबर 17 में व्हेन, व्हाट, लाइन नंबर 18 में वुड, वेक, लाइन नंबर 19 में कन्फेस, कुड, लाइन नंबर 19 में अगेन बट, बी, लाइन नंबर 20 में थिंक, थिंग, लाइन नंबर 22 में मेक्स, मी, लाइन नंबर 28 में मैन, मी, लाइन नंबर 29 में दाओ, देन, लाइन नंबर 30 में विल, वुड, लाइन नंबर 30 में अगेन ड्रीम, डाई। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डियर और फार इन दोनों के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वाकडेस्ट, येट, लाइन नंबर 6 में ब्रॉक्स्ट, नॉट, बट, कंटिन्यूड्स्ट, इट, लाइन नंबर 7 में आर्ट, दैट, लाइन नंबर 8 में ड्रीम्स, ट्रूथ्स, फेबल्स, हिस्ट्रीज, लाइन नंबर 9 में एंटर, फॉर, लाइन नंबर 9 में अगेन थॉटेस्ट, इट, बेस्ट, लाइन नंबर 10 में नॉट, एक्ट, रेस्ट, लाइन नंबर 14 में लवेस्ट, एट, फर्स्ट, साइट, लाइन नंबर 15 में बट, साइस्ट, हार्ट, लाइन नंबर 16 में एंड, बियॉन्ड, लाइन नंबर 19 में मस्ट, नॉट, बट, लाइन नंबर 21 में कमिंग, स्टेइंग, लाइन नंबर 22 में बट, डाउट, दैट, लाइन नंबर 23 में आर्ट, नॉट, लाइन नंबर 24 में इज़, एज, लाइन नंबर 25 में नॉट, स्पिरिट, लाइन नंबर 26 में ऑनर, फियर, लाइन नंबर 28 में लाइट, पुट, आउट, डील्स्ट, लाइन नंबर 30 में दैट, बट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक जैसे वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव, फॉर, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में फार, स्ट्रॉन्ग, लाइन नंबर 6 में ब्रॉक्स्ट, नॉट, लाइन नंबर 7 में आर्ट, दैट, लाइन नंबर 9 में सिंस, इट, लाइन नंबर 10 में ऑल, एक्ट, लाइन नंबर 10 में अगेन लेट, रेस्ट, लाइन नंबर 14 में एन एंजल, एट, लाइन नंबर 16 में एंड एन एंजल्स आर्ट, लाइन नंबर 18 में वेक, केम्स्ट, लाइन नंबर 20 में थिंक, थिंग,
लाइन नंबर 21 में कमिंग, स्टेइंग, लाइन नंबर 25 में ऑल, एंड, लाइन नंबर 26 में इफ़, इट। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये पोइम थारोली एपोस्ट्रोफी की एक अच्छी एग्जांपल है क्योंकि इसमें पोइट ने अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए ये पूरी की पूरी पोइम लिखी है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ही वो कह देता है, डियर लव फॉर नथिंग लेस दैन दी। उसके बाद नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर हमें किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट या रन ऑन लाइन की जानिब। इस पॉइंट की फर्स्ट लाइन ही रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं, डियर लव फॉर नथिंग लेस दैन दी। ऐ मेरी प्यारी मोहब्बत, तुमसे कमतर अगर कोई भी होता तो मैं इसके लिए ना करता। क्या ना करता? वुड आई हैव ब्रोक दिस हैप्पी ड्रीम, मैं अपने इस खुशगवार ख्वाब को कभी भी ना तोड़ता। उसके बाद लाइन नंबर 3 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं, इट वॉज अ थीम, ये एक मौजू था। कौन सा मौजू था? नेक्स्ट लाइन में यानी लाइन नंबर 4 में वो कहते हैं, फॉर रीज़न हिकमत व दनाई। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी भी पार्ट को या किसी भी ऑर्गन को बयान कर दे लेकिन उससे मुराद उसका फुल होल बॉडी हो तो उसे सिनेक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन 12 में वो कहता है, दाइन आइज एंड नॉट दाई नॉइज वेक मी, यानी ये तुम्हारी आंखें ही थी जिससे मुझे जगा दिया। यानी उसकी होल बॉडी का वो जिक्र नहीं करता लेकिन उसकी सिर्फ आंखों का जिक्र करता है, तो ये एक सिनेक्टिकी की एग्जांपल है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 14 में वो कहता है, फॉर दाउ लवेस्ट ट्रूथ एंड एंजल एट फर्स्ट साइट, यानी वो उसे एक एंजल यानी एक फरिश्ता डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ व तहसीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में वो कहता है, दाउ आर्ट सो ट्रू दैट थाट्स ऑफ दी सफाइस टू मेक ड्रीम्स ट्रूथ एंड फेबल्स हिस्ट्री, तुम्हारी सोच ही, तुम्हारे बारे में ये सोच ही काफ़ी होगी ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए और अफसानवी कहानियों को तारीख का हिस्सा बनाने के लिए। इसके बाद लाइन नंबर 14, 15 और 16, इन तीनों लाइन्स में भी पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबॉल का यूज़ किया। जैसा कि वो कहता है, फॉर दाउ लवेस्ट ट्रूथ एंड एंजल एट फर्स्ट साइट, यानी तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और तुम तो एक फरिश्ता हो। और बट व्हेन आई सा दाउ सास्ट माई हार्ट, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो मैंने महसूस किया कि तुमने मेरे दिल में झांक लिया है। एंड न्यूस्ट माई थाट्स, और तुम मेरी सोचों से भी आगाह हो। एंड एंजल्स आर्ट, और ये जो तुम्हारी सलाहियत है ये तो फरिश्तों की सलाहियत से भी बालातर है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है तजाद। जैसा कि लाइन नंबर 21, 2 और 23 में वो कहता है, कमिंग एंड स्टेइंग श्योर दी, यानी तुम्हारा मेरे पास आना और क़याम पजीर होना यही तुम्हारे वजूद की अलामत है, यही तुम्हारे वजूद की दलील है। दी बट राइजिंग मेक्स मी डाउट, लेकिन तुम्हारा मेरे पास से उठकर चले जाना मुझे शक व शुबा में मुब्तला कर देता है। दैट नाउ दाउ आर्ट नॉट दाउ, कि तुम नहीं रही। उसके बाद इसकी लास्ट 2 लाइन्स में भी उसने इसी पैराडॉक्स का यूज़ किया है। जैसा कि वो कहता है, दाउ केम्स टू किंडल, यानी तुम मुझे जगमगा देने के लिए आती हो। गोज़ टू कम, तुम जाने के लिए ही आती हो। देन आई विल ड्रीम दैट होप अगेन, फिर मैं इसी उम्मीद के साथ तुम्हारे बारे में ख्वाब देखता हूँ कि तुम चली आओगी। बट एल्स वुड डाई, लेकिन अगर तुम ना आई तो इससे मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। नेक्स्ट है कायसरा। कायसरा का मतलब है कि अगर पोइट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके ब्रेक या पास ले, वक्फा ले, तो उसे कायसरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो डियर लव के बाद कोमाई का यूज़ करता है। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें यूनियन ऑफ लव का थीम हमें मिलता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।